जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार गढ़वाल के गढ़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद कुमाऊं समेत हिमालयी क्षेत्रों के गढ़ों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जब तक मैं आगे बढ़ूं, तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके तथा नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप जानते ही कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव ईमेल पर हमें दे सकते हैं। आपने उत्तराखंड के महान लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का प्रसिद्ध गीत वीरू भणु को देश बावन गढ़ों को देश, जय जय बद्री विशाल गढ़ भूमि गढ़ नरेश, पीरो भड़ों को देश बावन गढ़ों को देश तो सुना ही होगा। इसका मतलब यह है कि गढ़वाल 52 गढ़ों के देश का है और यहाँ कभी 52 गढ़ होते थे। गढ़वाल के इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में 52 गढ़ या कहीं 64 गढ़ों यानी किलों का उल्लेख मिलता है। यह बात बड़ी विडंबना है कि गढ़वाल और कुमाऊं में और भी गढ़ इस मिला दें तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बन जाने के बावजूद इन 2 दशकों में भी उत्तराखंड के गढ़ों किलों के इतिहास को लेकर सरकारी तौर पर कभी भी अध्ययन करने का प्रयास तक नहीं किया गया। यह प्रश्न विचारणीय है कि आखिरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश में भी इस पर्यटन को बढ़ावा देने की वकालत करने वाले हर मंच पर नेता और उत्तराखंड के नीति निर्धारकों की बुद्धि में यह बात कभी क्यों नहीं आई कि इन गढ़ और गढ़ियों की पहचान करके उन्हें उत्तराखंड के पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी चांदपुर गढ़ी और चौंदकोट गढ़ आदि गढ़ों का ही कुछ खुदाई करके अध्ययन किया। बाकी गढ़ अभी भी अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। बहरहाल अभी मैं गढ़वाल के गढ़ और गढ़ियों की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के अधिकतर भूभाग में 10वीं शताब्दी तक कत्यूरी शासन रहा है। बाद में कत्यूरी शासन कमजोर हो जाने के बाद गढ़वाल में लगभग 52 या 64 स्वतंत्र छोटे राजा और सरदारों ने अपने राज्य स्थापित कर दिए थे। ये राजा आए दिन एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 16वीं शताब्दी में चांदपुर गढ़ी के पंवार वंश के राजा अजयपाल ने इन सभी गढ़ियों को जीतकर संपूर्ण गढ़वाल को गढ़ देश का रूप दे दिया था। अजयपाल का शासनकाल 1500 से सन 1559 तक रहा है। वे चांदपुर से राजधानी देवलगढ़ और फिर श्रीनगर गढ़वाल ले आए थे। अजयपाल ने ही गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की थी। उसी समय से अजयपालो ओड़ो यानी ये कहावत प्रचलित है और इसका अर्थ है गढ़वाली में ओड़ो का अर्थ सीमा होता है, मतलब अजयपाल की सीमा। विभिन्न गढ़ देशों के एक गढ़ देश के दायरे में आ जाने के बाद बाकी गढ़ भी उपेक्षित होने लगे और धीरे धीरे खंडहर में बदल गए। इन गढ़गढ़ियों को लेकर अब तक कोई ठोस अध्ययन नहीं हो पाने से यही माना जाता रहा कि गढ़वाल में 52 गढ़ हैं। मैंने पंडित श्री हरिकृष्ण रतूड़ी एवं राहुल सांकरत्या समेत विभिन्न लेखकों के पुस्तकों में और ऑनलाइन में जितनी भी सूचियां थी उन गढ़ियों की, उनको एक करके मिलान किया तो कई नाम अलग अलग इनमें पाए गए। सूचियों में एक समानता नहीं थी। अधिकतर नाम एक जैसे थे, लेकिन कई गढ़ियों के नाम ऐसे थे 2 अलग अलग थे। मेरे पास इस तरह से 75 गढ़ों की सूची बनी है, परंतु यह भी अंतिम सूची नहीं है। अब मैं इस वीडियो में गढ़वाल के इन गढ़ और गढ़ियों को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन की जानकारी दे रहा हूँ और इसके बाद अगली वीडियो में ऐतिहासिक पन्नों में मिली जानकारी का उल्लेख करूंगा। पहली बार इन गढ़ियों के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है वो केंद्रीय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग ने किया। पुरातत्व विभाग ने गढ़वाल के गढ़ों को लेकर एक प्रमाणिक व वैज्ञानिक यह अध्ययन किया है। यह शोध कार्य 2011 में शुरू हुआ और यह अध्ययन लगभग 10 साल में पूरा हुआ। पुरातत्व शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी वह विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। यह विज्ञान प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के इतिहास और पुरातत्व विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद नौटियाल के मार्गनिर्देशन में
इस विभाग के मौजूदा सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह रावत ने यह शोध कार्य किया। अपने शोध कार्य के तहत उन्होंने पौड़ी जिले के चौंदकोट किले को एक विस्तृत अध्ययन के लिए चुना और इस बात को लेकर देश विदेश में उनके कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। डॉक्टर नागेंद्र सिंह रावत ने हिमालय लोक से कहा कि पुरातत्व विभाग के मौजूदा मानदंडों के अनुसार गढ़वाल में मात्र 32 गढ़ हैं, यानी किले, जबकि कुल गढ़ियों की संख्या 291 पाई गई है, यानी बाकी जो 259 गढ़ियां हैं जिन्हें हम छोटे सुरक्षा पोस्ट कह सकते हैं। एक गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कई गढ़ियां मिली हैं और डॉक्टर रावत कहते हैं कि यह संख्या अंतिम नहीं है। यदि विस्तार से और खोज की जाए तो गढ़ियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस शोध के वैज्ञानिक अध्ययन जो इसमें किया गया, इसके लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। शोध के तहत चौंदकोट गढ़ का विशेष अध्ययन किया गया। इसके अलावा सैटेलाइट और अन्य चीजों से जो गूगल मैप और उससे गढ़वाल क्षेत्र के अन्य गढ़ों को भी उसमें उनको तलाशा गया। इसके अलावा भ्रमण करके भी इन लोगों से जनसुत्तियां उनसे मिलकर भी इस गढ़ों की पहचान की गई। इसके तहत एक बात यह भी सामने आई कि बड़े गढ़ इतने ऊंचे पहाड़ों पर थे कि एक गढ़ से कम 2 या 3 अन्य गढ़ देखे जा सकते। दूसरी बात यह थी कि एक गढ़ के इर्द गिर्द कई छोटी छोटियां गढ़ी थी। यह बात भी सामने आई कि अब अधिकतर गढ़ या गढ़ियों का नामो निशान नहीं बचा है। कुछ के खंडर या दीवारें अवश्य दिख जाते हैं। कई स्थानों पर इन गढ़ियों के स्थानों में मंदिर बन गए हैं। पुरातत्व विभाग के मानदंडों के तहत किला या गढ़ कहलाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। यह उनके आकार, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। गढ़ यानी बड़े किलों को कहा जाता है, जबकि गढ़ियों के तहत उपगढ़ यानी छोटे किले या सुरक्षा चौकियां आती हैं। आइए अब डॉक्टर नागेंद्र सिंह रावत से सुन लेते हैं कि वे इस शोध व गढ़ियों की संख्या और अन्य जानकारी को लेकर क्या कहते हैं। देखिए लगड़े जी, जहाँ तक आप जो अभी आपने बात कही, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो गढ़ है और एक गढ़ों की संख्या है, और दूसरा एक है कि जो गढ़ों पे शोध करने का विषय है कि रिसर्च कैसे की, कहाँ से आइडिया दिमाग में आया। तो इसमें जो इसकी स्टार्टिंग में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं खुद रहने वाला गढ़वाल का हूँ, और चौंदकोट जो क्षेत्र है, चौंदकोट जो मंडल है, वहाँ पे उसमें से एक गांव है मलेथा, वो मेरे गांव है। तो हमेशा से जब आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट में था मास्टर्स में, तो एक क्यूरियोसिटी आई दिमाग में कि चौंदकोट है क्या, चौंदकोट है क्या से फिर थोड़ा कुछ रेफरेंस जैसे नेगी जी के गाने से मिला कि जिसमें उन्होंने गाया है कि बीरू भरों को देश, 52 गढ़ों के देश। तो वहां से एक थोड़ा सा रास्ता मिला कि अच्छा ये गढ़ इसको बोला जाता है। तो वहां से एक गढ़ को एक्सप्लोर करने का जो आइडिया आया वो दिमाग में आया। तो उस दौरान मैं एमए ही कर रहा था। तो जो एमए के दौरान जो एमए में मेरे गुरुजी थे, जो आगे जाके जिनके सुपरविजन में मैंने अपना पीएचडी का अपने शोध का कार्य भी किया, नाम प्रोफेसर विनोद नौटियाल उनका नाम है जी। तो जब मैं एमए कर रहा था, तो एमए के दौरान ही मैं उनके साथ और विभाग के 1-2 और भी मतलब प्रोफेसर थे, हम लोगों ने चौंदकोट को विजिट किया। चौंदकोट को देखने के लिए गए कि चौंदकोट तो एक तो पूरा एरिया है जिसे मंडल हम बोलते हैं, और एक चौंदकोट जब गढ़ बोला जाता है तो गढ़ कोई एक जगह होनी चाहिए, कोई एक स्थान होना चाहिए। तो चौंदकोट को ढूंढते ढूंढते वहां पे जो लोगों से जानकारी इकट्ठा की, जो लोग इसके जानकार थे, तो चौंदकोट गढ़ हमको मिला कि चौंदकोट गढ़ कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो ये चौपटा खाल के आसपास में ये गढ़ है। और तो वहां से फिर जो प्रोफेसर विनोद नौटियाल हैं, उन्होंने मुझे इसका आइडिया दिया कि क्यों ना इस पे शोध होना चाहिए, क्योंकि ये गढ़वाल का नाम ही ऐसा माना जाता है कि गढ़वाला, जो गढ़ों से ही इसका नाम आया है, नाम की उत्पत्ति गढ़वाला से। तो लेकिन इसका इतिहास में जब हम देखते हैं तो केवल हमारे पास कुछ गढ़ों के नाम आते हैं, कुछ गढ़ों की सूची आती है, लेकिन वो क्या थे, क्या उनका
पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, क्या रोल था उनका, कहाँ थे ये गढ़? हाँ, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ से बड़ा एक मतलब गुरुजी ने ये प्रश्न डाला दिमाग में कि इनको ढूंढा जाए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था और इसी को आगे लेके जब मेरा एमए हो गया, एमए होने के बाद पीएचडी के लिए फिर इस टॉपिक को लिया गया। तो जब पीएचडी में आए, जब पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो सबसे पहले समस्या, जब हम ये विषय ले लिया कि हम हाँ, गढ़वाल के गढ़ों की स्टडी करेंगे, हाँ, और इसमें ये रहा कि सबसे पहले जो समस्या आई कि इन गढ़ों को ढूंढेंगे कहाँ। ठीक है, हमारे पास रतुड़ी जी, हरिकृष्ण रतुड़ी जी की बुक है, हमारे पास डबराल जी की डबराल बुक्स जी, थी, हाँ, हमारे पास यशवंत सिंह कठोर जी कटौज, की हाँ, बुक्स थी हमारे पास, हाँ, और भी कई हमारे पास साहित्य है इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन अधिकतम जो साहित्य है उसमें क्या है कि केवल गढ़ों की सूची दी गई है, सूचियां दी गई हैं, नाम दिए गए हैं हाँ, कि अमुक गढ़ है, जैसे बावनगढ़ है, फिर कई और लोग हैं कुछ भी, हाँ, जिन्होंने, जैसे हमारे यहाँ बदलपुर है, उसके बारे में कुछ नहीं है, बदलपुर है तारकेश्वर महादेव के पास, बाकी कौन था हाँ क्या था कुछ नहीं पता। हाँ, क्या सही कह रहे हैं जी। लेकिन उसमें एक समस्या ये भी थी कि जैसे आप जानते हैं कि बदलपुर गढ़ था, हाँ, आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बदलपुर गढ़ है। हाँ, लेकिन एक जो जो गढ़वाल के किसी दूसरे क्षेत्र में रहता है, सपोज चमोली का कोई शोध करता है, उसे नहीं पता कि ना, बदलपुर कहाँ पर है, हाँ, या आपको बदलपुर के होने के नाते ये पता नहीं है कि जो पैनखंडा गढ़ कहाँ पर है, हाँ, हाँ, या नागपुरगढ़ कहाँ पर है, या हाँ, बधानगढ़ कहाँ पर, ये आपको नहीं पता होगा। ना, ना, तो हाँ, ये सबसे बड़ी कमी, जो सबसे बड़ा जो मिसिंग जो पार्ट था, हाँ, यही था। हाँ, और उससे बड़ी बात ये थी कि क्या वाकई में जिन 52 गढ़ों का नाम लिया गया है, हाँ, या बाद में जिनको 64 बोला गया, बाद में जिनके नंबर बढ़ते गए बाद में, तो क्या ये गढ़ वाकई में थे, या केवल ये नाम हमें मिलते हैं? क्योंकि गढ़ की जो परिभाषा है, वो गढ़ की परिभाषा के आधार पर जो एक चित्र हमारे सामने आता है वो बहुत बड़ा होता है हाँ, कि किला गढ़ बहुत एक बड़ा, हाँ, एक बहुत बड़ा किला होगा, उसमें उसके बहुत सारे अंग होते हैं, एक पूरी डेफिनेशन उसकी है, पूरा आर्किटेक्चर पैटर्न उसका होता है जो हमारे दिमाग में आता है। लेकिन हमको गढ़वाल में तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है, और ना ही इससे पहले जितने इतिहासकार हैं, जितने पुराविद हैं, उन्होंने इसके बारे में कहीं लिखा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों क्यों मिसिंग रह गया ये चीज, क्यों ये चीज छूट गई यहाँ की लेखनी में? तो यहाँ से ये समस्या आई जी। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनको ढूंढा कैसे जाए। हाँ, तो ढूंढने के लिए सबसे पहले ये किया कि जितनी सूचियां उपलब्ध हैं अलग अलग लेखकों की, पहले वो सारी सूचियां एकत्रित की, उसमें देखा, मानो हमारे पास 3 अलग अलग सूचियां मिल गई हमारे पास। हाँ, जैसे एक हमारे पास हरिकृष्ण रतुड़ी जी की सूची है, हाँ, यशवंत सिंह कठोर जी एक यहाँ के अच्छे इतिहासकार हैं, उन्होंने 2 सूचियां अपने पुस्तक में दी हैं। एक उन्होंने चांदपुर सूची का नाम दिया है, दूसरे को उन्होंने 11 गांव हिंदाव की सूची का नाम दिया है। हाँ, तो ये 3 सूचियां मेरे पास आई, हाँ, और इन सूचियों को जब मिलान किया गया, हाँ, जो इनमें नाम दिए गए थे उनका मिलान किया गया, हाँ, तो पता चलता है कि ये सारे, इनमें से कई गढ़ के नाम तो ठीक है कॉमन है, हाँ, जो कुछ हमको नहीं, कुछ हाँ, तीनों सूची में, और कई ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से जो मेल नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे, हाँ, हाँ, राहुल तो जब साकरटैन की सूची में भी यही है, मेरे पास है वो। हाँ, जी हाँ, जी, तो जब हम ये सारी सूचियों को जब इनको एनालाइज किया गया, हाँ, तो पहली फाइंडिंग ये हुई कि 113 नाम हमारे सामने आ गए। अच्छा, 113 नाम जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, हाँ, जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। हम्म, अब फिर वही समस्या कि 113 को ढूंढेंगे कैसे, हम्म, क्योंकि गढ़वाल तो वैसे विकट हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे तो फील्ड वर्क करना, शोध क्षेत्र में जाके घूमना फिरना और हाँ, इन गढ़ों को ढूंढना एक बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, भौगोलिक तो परिस्थिति मुश्किल, जी, हाँ, यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा विकट है, हम्म, और क्योंकि शोध में हमारे पास समय भी थोड़ा निर्धारित रहता है, हाँ, सीमित समय हमारे पास रहता है। हम्म, तो इस समस्या को देखते हुए मैंने कुछ और भी मेथडोलॉजी को अपनाया। हाँ, हाँ, जैसे 1960s के आसपास जो टोपोशीट बनी थी, हाँ, तो टोपोशीट को जब हम देखते हैं तो उनमें कुछ नाम हमें मिल जाते हैं गढ़ों के, हाँ, जो पॉपुलर लैंडमार्क होते हैं। हाँ, कुछ मैंने लोगों से बात करके, कम्युनिकेट करके, संपर्क करके, लोगों से इंटरव्यू करके, और कुछ फिर मैंने एडवांस, जैसे हमारे पास डिजिटल ग्लोब है, गूगल अर्थ है, या फिर हमारे पास रिमोट सेंसिंग है, और भी चीजें, एडवांस चीजें हैं। तो इन सब चीजों की हेल्प लेके और
इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, इनको पिन पॉइंट करने की कोशिश की, हम्म, और सबसे आखिरी कि क्षेत्र में जाके इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना, इनको देखना कि वाकई में, जैसे आपने कहा बदलपुरगढ़, तो क्या बदलपुरगढ़ जो नाम से जिस जगह को बोला जाता है, उस जगह पे जाके ये देखना कि क्या वाकई में यहाँ पे गढ़ के कुछ अवशेष हैं या थैंक यू। नहीं है, हाँ, हाँ। या केवल ये नाम में ही केवल नाम की परंपरा चल रही है। तो ऐसे ही इन पूरे 6 साल का मेरा शोध रहा। अच्छा। इन 6 सालों में मैंने तकरीबन 80 जो जगहें ऐसी हैं, हाँ। वहां पे मैं जाके मैंने देखा कि कहीं पे कुछ उसके अवशेष बचे हैं, कहीं पे नहीं बचे हैं। हाँ। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे उसको बदल उसके उसके रूप को बदल दिया गया है, गढ़ के रूप को मतलब हाँ, बदला गया मंदिर है। उंदिर आपने लिखा था कि मंदिर भी बन गए। कई जगह पे मंदिर, जैसे हमारे पास हाँ, जैसे भैरवगढ़ हमारे पास उसका एग्जाम्पल है, हाँ, महावगढ़ हाँ, एग्जाम्पल है, हाँ, कई और हाँ। भी ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जहाँ पे गढ़ की जगह पे मंदिर बना दिए मंदिर गए बन गए। हैं। हाँ। और कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे गढ़ की जगह पे कोठे बना दिए गए हैं, जिन्हें हम कोठा बोलते हैं ना, क्योंकि गढ़वाल में एक बड़ा मध्यकाल में हाँ, हाँ, एक हाँ। कोटा, कोटा, हाँ, रेजिडेंस, हाँ, जिस हाँ, क्वाठा, कोटा, रीजनल उसमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है क्वाठा हो जाता है, कोटा। लेकिन लिखने में कोठा लिखते हो। हाँ, कोटा, तो हाँ, हाँ। कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पहले गढ़ था, बाद में उसे क्वाठा बना दिया गया है, क्योंकि उसकी लोकेशन बड़े स्ट्रेटेजिक होती थी, है ना। तो तो ये सब चीजें थी। हाँ। और इस पूरे शोध में एक चीज और सामने आई, जैसे जो आपने अभी रेफरेंस दिया कि हमने 220 हमने कहा है कि 220 यहाँ पे गढ़ हैं। हाँ। तो वहां पे एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि वो 220 गढ़ नहीं है केवल, हाँ। क्योंकि देखो जो गढ़वाल का क्षेत्र है ये बहुत बड़ा नहीं है, और इस पूरे गढ़वाल में 220 गढ़ हो ही नहीं सकते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। लेकिन जो 220 कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 प्रकार के स्थापत्य मिले हैं। अच्छा। एक तो वो है जिसे हम गढ़ की श्रेणी में रख रहे हैं। गढ़ की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसका स्थापत्य, उसका एरिया, जितने एरिया में उसको डेवलप किया गया है वो बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में। जैसे अगर आप बदलपुर गढ़ से परिचित हैं, तो आप जब कभी बदलपुर गढ़ जाएं तो आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे उसको उसके रिमेन्स आज भी मिलते हैं, अवशेष आज भी मिलते हैं। और दूसरा प्रकार जो था, दूसरी कैटेगरी वो थी जो बहुत छोटे थे। कई जो लोकेशन तो ठीक वैसी है जैसे गढ़ों की लोकेशन है, लेकिन स्थापत्य बहुत छोटा है गढ़ की तुलना में। उसको हमने यहाँ पे गढ़ी कहा है, गढ़ी। अच्छा, गढ़ और गढ़ी, गढ़ी छोटी हो गढ़ और गढ़ी। तो और इसको इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो इसके लिए भी 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक को तो बोला जाता है फोर्ट, और एक को बोला जाता है फोर्टालिक्स या फोर्ट्रेसेस। अच्छा, ठीक है, 2 अलग अलग, क्योंकि ये एस्टेब्लिश टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि पता है कि कुछ गढ़ तो बड़े होते हैं और कुछ उनके सहयोगी गढ़ होते हैं, उपगढ़ होते हैं कुछ जो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है। अब उसमें 2 चीजें हमारे सामने आई कि जिन्हें हमने बड़ा गढ़ बोला है वो कितने थे फिर। जो मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन में जो सामने आए, या और भी जो मेथड से मैंने निकाला, वो केवल 32 अभी तक की जो मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ, अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से केवल 32 जगह ही ऐसी हैं जिनको गढ़ कहा जा सकता है, जिन्हें गढ़ कह सकते हैं हम। ओके। हाँ। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि वहां पे जो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, और दूसरा कितने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है, कोई एक। ठीक है। इसके आधार पे हमने उनको गढ़ की श्रेणी में रखा है। तो 32 कुल गढ़ हो गए बस, और बाकी गढ़ियां। अब सवाल आता है कि जब गढ़ बन गए थे तो गढ़ियां बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ये बड़ा सवाल है। अब उसका जो मुझे अपने शोध में मिला है, जो मैंने इसमें लिखा भी है शोध में, वो ये लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या है कि संपर्क करने के लिए या संपर्क करने के साधन नहीं थे। आज तो ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन मतलब फैसिलिटीज हमारे पास हैं, मोबाइल हैं और भी चीजें हैं, हम कहीं भी अपना मैसेज बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। लेकिन मध्यकाल में क्या था? भौगोलिक परिस्थिति तो वही थी जो आज भी है। तो वो लोग कैसे, जैसे मानो कोई एक गढ़ है, आपका बदलपुर गढ़ है, तो बदलपुर गढ़ के अंतर्गत जो उसका अधिकार क्षेत्र था, उसके अधिकार क्षेत्र को वो कंट्रोल कैसे करता था?
और यदि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर से हम्म, कोई हमला हो रहा है या कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे उसको खतरा हो सकता है, तो उस गढ़ पे रह रहे गढ़पति को कैसे पता चलेगा कि मुझे अलर्ट होना है या फिर मुझे उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जब इन सब का हमने इनको मैप में डाला, इनको नक्शा हमने देखा, तो एक बड़ा अच्छा पैटर्न सामने आता है। उस पैटर्न को हमने नेटवर्किंग पैटर्न बोला है, नेटवर्किंग पैटर्न। तो नेटवर्किंग पैटर्न को हमने इसलिए बोला है क्योंकि जब हमने इनकी लोकेशन को स्टडी किया तो ये सारे के सारे, मैं अगर जैसे मैं एक एग्जांपल आपके पास लूं, सपोज जैसे चौनकोट का मैंने एग्जांपल लिया, तो चौनकोट दोनों नैयारों के बीच में है। दोनों नैयार, जब पूर्वी नैयार और जो पश्चिमी नैयार के बीच में चौनकोट का क्षेत्र भी है और चौनकोट गढ़ भी बीच में आता है। तो चौनकोट गढ़ ऐसी जगह पे बनाया है, चौनकोट गढ़ को ऐसी जगह पे बसाया मध्यकाल में उन लोगों ने, जहां से तक करीबन 6 या 7 उपगढ़ देखे जा सकते हैं और 4 या 5 गढ़ भी एक साथ देखे जा सकते हैं। ओ, ऐसे हाइट पे, ऐसे हाइट पे हैं। जैसे आप खुद जब आप कभी बदलपुर, हाँ बिल्कुल, बदलपुर वहां से ठीक सामने आपको लंगूरगढ़ी दिखती है, वहां से ठीक सामने नंगुरगढ़ी दिखती है। इधर आपको महाबगढ़ दिख जाएगा। इधर आपको, अगर आपको चौनकोट की जानकारी होगी तो आप चौनकोट को भी पहचान सकते हो, नहीं तो आप दीवागढ़ को पहचान सकते हो, दीवा देवी में है। तो ये सब आज तो हमें ये दिखते हैं कि हमें उस धार में वो गढ़ है, उस धार में वो गढ़ है, लेकिन मध्यकाल में इसकी उपयोगिता इसलिए थी कि अगर कोई अनचाही हरकत हमारी जो सीमा से बाहर हो रही है तो वो आग के जरिए, रात में और दिन में धुआं के जरिए वो एक मैसेज, एक संदेश दे सकते हैं कि ऐसे। तो ये इस तरीके का पूरा स्टडी सामने आई है। और इसीलिए जो यहाँ पे गढ़ों के जो नंबर जो 220 बोले गए हैं हमारे द्वारा उस टाइम पे, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि 220 यहाँ पे गढ़ हो नहीं सकते हैं, वो उनके उपगढ़ थे, वो उनके उपगढ़, जो उनके सहयोगी गढ़ हम बोल सकते हैं। और दूसरी भाषा में, इंग्लिश में हम उन्हें वॉच टावर भी कहते हैं, क्योंकि वॉच टावर का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह है, वॉरफेयर में और डिफेंस में। जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे वॉच टावर बनाए जाते हैं एकदम, आपने देखा होगा कि पूरे बांस की बल्लियां बना के कम से कम 30, 40, 50 फीट का ऊपर एक वॉच टावर बनाया जाता है कि ताकि एक बहुत बड़े क्षेत्र पे नजर रखी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, सीमाओं पे होती है। मैं गया था घनाना बॉर्डर पाकिस्तान, तो जो बीएसएफ है वहां ऐसे बना के रखती दूर दूर में। वॉच टावर, तो उसका प्रयोग ही, उसका प्रयोजन ही यही था कि वो, ताकि कितनी दूर तक आप वहां से देख सकते हैं और कितनी दूर तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो पहाड़ में, पहाड़ का जो भौगोलिक यहाँ की स्थिति है, यहाँ पे अपने आप ही कई ऐसे टापू, कई ऐसे जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे आपको ऐसे लोकेशन को चूज करना था जहां से आप एक दूसरे को देख भी पाए और मैसेज भी पास कर पाए। तो ये असली कारण था यहाँ पे 220। तो टोटल 220 ही निकले हैं ये जो गड़ी गड़ी सब मिला के, या और है? टोटल कितनी फिगर निकली थी लास्ट में? अभी का जो मेरे पास जो डेटा है वो 291 का आया है मेरे पास। 291 गढ़ गढ़ियां और गढ़ है 32। हाँ, गढ़ मेरे, देखो मेरी जो स्टडी है उसमें मैं केवल 32 गढ़ ही बोल रहा हूँ, मैं 52 भी नहीं बोल रहा हूँ। 32 गढ़, ओके। और बाकी इसमें से माइनस कर दे तो वो गढ़ियां होगी। इस मामले में केंद्रीय HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के पूर्व अध्यक्ष और इस शोध में डॉक्टर नौगेंद्र सिंह रावत के गाइड रहे डॉक्टर विनोद नौटियाल से मिली जानकारी को भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। डॉक्टर नौटियाल ने कहा कि इस शोध में गढ़वाल के मध्य इतिहास का अध्ययन में परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया गया। इसमें इन गढ़ों का कालखंड और लैंडस्केप यानी भूदृश्य को देखने व समझने का भी प्रयास किया गया। यह कोशिश की गई कि ये गढ़ कैसे दिखते हैं। अभी तक सभी ने सुना ही था कि 52 गढ़ हैं, लेकिन यह सब जानकारी सुनी सुनी बातों पर थी, कोई ठोस अध्ययन नहीं किया गया था। हमने नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया, सैटेलाइट का सदुपयोग किया, गूगल मैप का भी सहारा लिया। इस शोध को पूरा कर होने में 10 साल लगे। ये गढ़ कब बने, कहाँ बने, इस बारे में थोड़ा बहुत पुस्तकों व थोड़ा बहुत लोगों की स्मृतियों में है, बाकी कुछ भी उपलब्ध नहीं है और अधिकतर की कार्बन डेटिंग भी नहीं हुई है। इस शोध में सैटेलाइट से 52 ही नहीं बल्कि बहुत अधिक गढ़ गढ़ियां दिखाई दी। इन सभी गढ़ या किलों को कहना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत तो
बहुत छोटे हैं, और यानी किले जिनको फोर्ट कहा जाता है ये उनके मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। जबकि गढ़ियां एवं छोटे किले अधिक दिखे, वास्तव में गढ़ियां किलों के आसपास के ये सुरक्षा पोस्ट थे या छोटी गढ़ियां। इस तरह से अब आप यह सामने आ चुका है कि 52 ही नहीं मात्र 32 बड़े गढ़ थे, और इसमें बाकी जो थे वो छोटे गढ़ियां थी। तो यह जो हमारा जो लोकगीतों में तो यह चल सकता है, लेकिन सत्यता यह है कि अभी ये गढ़ जो है 52 के आसपास है, और यदि इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो संख्या और भी बढ़ सकती है। अब अगली वीडियो में मैं यह जानकारी दूंगा कि ये किले कहाँ हैं, किसने बनाए, इनके स्वामी कौन थे, और इनका लैंडस्केप मतलब का उनका भूदृश्य वो कैसा था। इसमें नागपंथी 2 साधु थे, जोगी थे, उनकी क्या भूमिका थी, और भी ये किस तरीके से सुरक्षा के नेटवर्किंग से जुड़े थे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औलाव को भी सुन लेना। मेरा ही लिखा और इसी चैनल में हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।